गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ आज हैं सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? इस मौसम ने कहीं आपको भी मुतासिर तो नहीं किया, जैसे कि हम में से कुछ लोगों को ज्यादा मुतासिर कर दिया मौसम ने? एग्जैक्टली मुतासिर क्या कर दिया, बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर दिया। लेकिन यही है कि ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। शुएब, हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो हम इस वक्त लाहौर की, कराची की, हम आलूदगी की बात ज़रूर कर रहे हैं, साथ में हम स्मोक की बात भी ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मौसम का इम्पैक्ट देखें तो वो हर पूरे पाकिस्तान में एक तरह का चल रहा है। तो वो सबको ही बीमार कर रहा है, बच्चे हो बड़े हो, जिससे बात की जाए या तो हर कोई खांस रहा है, या किसी को बुखार हुआ हुआ है, या किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। जब अम्मी आपसे कहें बाहर जाते हुए कि बेटा टोपी पहन लो, तो मफलर ले लो, सुननी है आपने, ऐसा ये नहीं कहना कि आगे से खैर है अम्मी, ये खैर है नहीं है। ये बड़ा जरूरी है। वैसे ये बहुत सुनते नहीं है हम सबीन, ये बात सुने, बाद में बड़े ताने पड़ते हैं इस बात पे जब आप बीमार हो जाते हैं ना। उसके बाद अम्मी साहिबा ना बाद में मैंने कहा था ये कर लेना और वो कर लेना। खैर, परेशान ऑब्वियसली आपकी पूरी फैमिली होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शुएब, आज सुना है कि इस्लामाबाद में बारिश बन का मौसम है, एक्सपेक्टेड है क्योंकि बादल आए हुए हैं और लग ही रहा है कि बारिश होगी। तो ये तो आप हमें बताएंगी सबीन कि आज पूरे मुल्क का मौसम कैसा रहेगा? तो पहले आपको वेदर बता दें। ठीक है, मौसम बताते हैं कि कैसा रहेगा, क्या सब बीमार होंगे, बारिश होगी या नहीं होगी। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 6, ज़्यादा ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 8, ज़्यादा ज़्यादा 21। कराची में कम से कम 13, ज़्यादा ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 6, ज़्यादा ज़्यादा 20 और कोयटा में कम से कम -1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये है शुएब मौसम। वैसे कोयटा जी जी, और उसके अलावा लाहौर में भी तो कुछ सिचुएशन ऐसी है। लाहौर में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। स्मॉग फॉग नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल ऐसे। चलें, वैसे आपने 4-5 शहरों की बात की, लेकिन मजमूई तौर पर मौसम कैसा रहेगा और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, कहाँ पर ज्यादा बारिश और कहाँ पर बर्फबारी हो सकती है? महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सरदार सरफराज साहब जरा बताइएगा कि पहले नॉर्थ की बात कर लेते हैं, मौसम कैसा रहेगा 24-48 घंटों में? इस वक्त प्रेडिक्शन क्या है वहाँ के हवाले से? देखिए, अभी तक तो कोई ख़ास ऐसी बारिश वाली या बर्फ़बारी वाली सूरत हाल नहीं है। 15 दिसंबर के बाद कुछ इम्कान बनेगा। एक वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से, तो फिर कुछ वो फैलते फैलते मुल्क के बालाई हिस्सों पर, उसमें यानी लाहौर से ऊपर का जितना एरिया है इन तमाम एरियाज़ में बारिश मुतवक्की है। और जाहिर है कि फिर शुमाली इलाका जो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, केपी के जो शुमाली इलाके हैं, सवात, कालाम और ऊपर चतराल वगैरह, उन एरियाज़ में बर्फ़बारी का भी इम्कान होगा। कोयटा और जोब की तरफ भी कोई हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो 2 या 3 दिन का एक स्पेल इम्कान है 15 से लेकर 17 तक, 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, यानी अगले वीकेंड पे ऐसा है। और बाकी वीकडेज में सिचुएशन खासी अंडर कंट्रोल है जी। उससे पहले तो बस यही, जैसे खुश्क सर्दी चल रही है, आपने जैसे जिक्र किया, तो इस तरह की कंडीशन रहेगी। और इस्लामाबाद का आज का मौसम कहा जाता है शायद हल्की बारिश हो जाए, ऐसा नहीं है? देखिए, कुछ इतना कोई बहुत वाज़ेह इम्कान नहीं है। अलबत्ता बादल जैसे छाए हुए हैं तो कुछ हल्की बूंदाबांदी हो जाए या किसी जगह पे हल्की बारिश हो जाए, इतना ही इम्कान है। कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है अभी। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद, 15 दिसंबर के बाद इम्कान बनेगा। खासकर 16 को फिर अच्छा इम्कान है कि अच्छी बारिश हो जाए। अच्छा, नॉर्थ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मौसम, मतलब सर्दी तो तकरीबन ऑब्वियसली ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आ चुकी है, लेकिन बर्फबारी का इम्कान अभी जिस तरह आपने बताया 15 से वहाँ पे बर्फबारी का इम्कान है सरदार साहब। तो मैं साथ में एक सवाल और भी ऐड करता हूँ। नॉर्थ की बात हम करें, सभी साउथ का भी पूछ लेते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में वहाँ मौसम कैसा रहेगा सरदार साहब? बलूचिस्तान में तो होगी बारिश। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो अगली वेस्टर्ली वेव जो 15 दिसंबर को दाखिल होगी, वो बलूचिस्तान के रास्ते से ही पाकिस्तान, यानी ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में पहले दाखिल होगी और फिर फैलते फैलते केपी में और फिर सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जितना इलाका है पंजाब में, उन एरियाज़ में इस तरह से उसका फैलाव हो जाएगा और बारिश का बायस बनेगा। सिंध में तो कोई ख़ास इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये वेव जब गुजर जाएगी तो उसके बाद फिर यानी 18-19 दिसंबर के बाद सर्दी की शिद्दत में और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि बारिश और बर्फबारी देने वाली जो हवाएं होती हैं वो जब पाकिस्तान के ऊपर से निकल कर आगे निकल जाती हैं चाइना की तरफ, तो फिर पीछे कोल्ड एयर आती है अमूमन, तो वो ज़्यादा सर्द दिन होंगे फिर अगले।
ठीक हो गया जी। आगे सर्दी और ज़्यादा होने वाली है, तो सब तैयार हो जाएं और सर्दी को एंजॉय करें। और मैं हमेशा कहती हूँ हर मौसम को एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी होता है। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे आप। अब ये वैसे मक्का मुकरमा में भी सुना है, सऊदीया में भी बारिश से काफ़ी मंजर वहाँ का कि मक्का में, वहाँ की गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई है। और जो नशेबी इलाके नजर है वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं मस्जिदुल हराम, जहाँ पर बारान रहमत खूब जमकर बरसी। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो उम्रा कर रहे थे वहाँ पर, जो वैसे ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद थे, वो बारिश के दरमियान, यानी बारिश के दौरान भी जिस तरह से तवाफ़ जारी रखा उन्होंने, तो बहुत ही प्यारा सा वो मंजर, बहुत खूबसूरत मंजर। वैसे भी जब वहाँ जाते हैं ये दुआ करते हैं कि हम ये बारान रहमत वहाँ देखना चाहते हैं, बारिश हो रही हो और आप तवाफ कर रहे हो। वो देखिए दुआ मांग रहे हैं, खूबसूरत मंजर होता है। और यही मंजर जो है वो कैप्चर हुआ है और वो हम आपसे अभी शेयर भी कर रहे हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से उम्रा करने वाले जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस मंजर को एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये मताफ के मनाज़िर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, खूबसूरत सा मंजर ये मस्जिदुल हराम का। और यहाँ पर बारिश के बाद वाकई बहुत ही खूबसूरत मंजर हो जाता है। बढ़ेंगे आगे, ठीक है, खबरें शामिल करते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अमरीका, जहाँ पर शदीद तूफ़ान ने दहशत फैलाई है। रियासत टेनेसी, यहाँ पर आने वाले सख्त तूफ़ानी झक्कड़ ने जिस तरह से वहाँ पर नुकसान पहुँचाया और कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हुए हैं, ये रिपोर्ट हुआ है, और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं, जबकि बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। और इस तूफ़ान से बिजली के तारों में धमाका हुआ और आग के शदीद शोले फ़ज़ा में बुलंद हुए, जिससे ज़ाहिर बड़ा नुकसान होता है। और इसके बाद लाखों अफराद, बिजली ज़ाहिर है उनको मुयस्सर नहीं हुई, उस बिजली की से भी वो महरूम हो चुके थे। अच्छा, वैसे इस तरह के तूफ़ान जब आ जाते हैं तो हमेशा इसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं और पता नहीं चलता, और ये इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, दीगर खबर शामिल करते हैं। वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर ने अमेरिकी हरीफ को धूल चटा दी, उनकी बात करते हैं। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तान के बॉक्सर शाहजेब रिंद ने जिस तरह अमेरिकी बॉक्सर को तीसरे ही राउंड में नॉकआउट किया, वो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि उनके मुक्कों की ताब वो ना ला सके। अमेरिकी हरीफ शाहजेब के जोरदार मुक्कों की ताब नहीं ला सके और चारों शाने चित हो गए। इवेंट में शाहजेब का अगला मुकाबला जमहूरियत चेक के बॉक्सर से होगा और 3 रोज़ कबल शाहजेब ने स्पेन के फाइटर के खिलाफ दूसरे राउंड में 3-0 से कामयाबी हासिल की थी। तो शाहजेब छाए हुए हैं, जिस तरह के मुखालिफ बॉक्सर्स उनसे अब डरेंगे, धूल चटा रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रैक्टिस, उनकी टेक्निक, जिस तरह से वो वहां पर उतरते हैं रिंग में और कैसे जबरदस्त। अच्छा, कॉन्फिडेंस देखें, बाकी छोड़े, मतलब कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त है। और यही कहते हैं कि जब भी आप रिंग में उतरते हैं आपका कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर सबसे पहले वो मैटर कर रहा होता है और उसके बाद आप कुछ भी कर गुजरते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा जी, अब आपको लेकर चलते हैं भारत, जहां पर राहगीर एक खौफनाक शेर से बाल बाल बच गया। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो जो है वायरल है, उसमें देखा जा सकता है। अच्छा, वो जैसे ही रोड क्रॉस करने लगता है वो शख्स, इतने में ही अगर देखा जाए तो शेर भी रोड क्रॉस करने के लिए आगे से गुजरने लगता है। तो जैसे ही वो शेर को देखता है फौरन से पलट जाता है। अच्छा, वैसे अगर टाइमिंग देखी जाए तो अगर वो ना ध्यान होता उस शख्स का और वो पलटता ना और चलता रहता आगे, तो मे बी शेर का शिकार जरूर हो सकता था। वो खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो सकता था। खुशकिस्मती से बच गया। और शेर ने भी सिर्फ रोड ही क्रॉस करनी थी, वो उससे मालूम होता ना कि आसपास कोई है तो शायद वो हमला भी कर सकता था। एग्जैक्टली, जैसे ही मुड़ गया उसने ज़ाहिर नुकसान के उससे तो नहीं, कोई हमला तो उसने नहीं करना था, लेकिन ऑब्वियसली अगर रास्ते में आ जाता तो हो सकता है कि हमला हो सकता था, लेकिन ये तो बाल बाल बच गया। बिल्कुल ऐसे है जी। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की मुश्तरका दौलत की बात करते हैं, जिसमें एक साल के दौरान $1.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। अमीरात के सदर का खानदान हाउस ऑफ नयान $305 अरब के साथ पहले नंबर पर है। अमेरिका का वॉल्टन खानदान इसका $260 अरब के असासों के साथ दूसरा नंबर है। और फ्रांसीसी खानदान हरमेस $150 अरब के साथ तीसरे नंबर पर है। तो ये जो अमीर तरीन खानदानों की हम बात करते हैं, उसमें जिस तरह से एक साल में इजाफा हुआ उनकी असासों में। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कौन से अमीर तरीन खानदान होंगे? मतलब आपके माइंड में क्या एकदम से कोई, खानदानों की बात कर रही हूँ मैं, क्या आपके माइंड में आते हैं, कौन से खानदान हो सकते हैं? बड़े शरीफ खानदान है जो भी हैं, सारे शरीफ हैं। हाँ ठीक है, नाम भी
चलें जी, आगे क्यों छेड़ रही हैं आप सुबह सुबह? चलें जी, ये बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट बात की गई है, किसी की दिलासारी इसका मकसद नहीं है। बच्चा अमीर है, बहुत सारे खानदान ऑब्वियसली, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, बट ओवरऑल अगर बात करें तो वो भी है। बिल्कुल ठीक है, बढ़ेंगे आगे। खेलों की दुनिया में किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा मुआहदा, उसकी बात करते हैं। जापान के बेसबॉल खिलाड़ी शोही ओतानी, इनका अमेरिकी क्लब से 10 साल का मुआहदा हुआ है। शोही को 200 अरब रुपए अब मिलेंगे। ये ज़रा बड़ा ही महंगा किस्म का मुआहदा है जो कि हुआ है, और इससे मुतालिक हम आपसे आज ये खबर शेयर कर रहे थे। कुछ और खबरें शामिल करते हैं। नोटों से भरा 101 बैग नहीं, नोटों से भरे 176 बैग। 176 बैग नोटों से भरे, कोई रख के चला गया? नहीं, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि वो इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा था, ये भारत से खबर है। लेकिन सिर्फ गिनने में लगे हैं 4 दिन। ये भारतीय सेनेटर हैं, इनके घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा और 12 अरब रुपए बरामद किए गए। और भारतीय मीडिया के मुताबिक 40 नोट गिनने वाली जो मशीनें वो मंगवाई गई। 80 अफराद 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में नोट गिनते रहे, लेकिन 4 दिन लगे उन बैगों के नोट गिनते गिनते। कहाँ से आए वैसे इतने नोट, ये सवाल अभी, ये तो अब ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इतने सारे 176 बैग्स घर पे रखे हुए थे। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, पूरी की पूरी दाल ही काली है तकरीबन। वेटिकन सिटी की बात करें, यहाँ पर पहला क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया है साल का, और शहर रोशनियों से चमक उठा है। सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर में क्रिसमस ट्री लगाने की तकरीब में जिस तरह से मुल्क में या दुनिया में जिस वक्त सूरत हाल उसकी बात की गई है, अमन की जो बात की गई है उसका जिक्र भी आज हम ज़रूर करेंगे। इसराइल और हमास की जंग का हवाला दिया गया और आलमी अमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मसीही बिरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस करीब आते ही वेटिकन सिटी समेत दुनिया भर में जिस तरह इसकी तैयारियां होती हैं और मसीही बिरादरी इस हवाले से काफ़ी पुरजोश नज़र आती है। और क्रिसमस त्यौहार हर साल जिस तरह से हम देखते हैं 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और अभी चूँकि दिसंबर का महीना है और इसकी तैयारियाँ पूरी दुनिया में होती नज़र आ रही हैं। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे से ट्रीज़ हम देख रहे होते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह से उनको सजाया जा रहा होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो साथ साथ भी हम शेयर करते ज़रूर रहेंगे। अभी हम बढ़ते एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मारूफ बल्लेबाज असद शफीक ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, और असद शफीक ने कहा कि वो पैटर्न ट्रॉफी में मजीद 3 मैचेस खेलकर डोमेस्टिक क्रिकेट से भी रिटायर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अब मैं वो जोश महसूस नहीं करता जो शुरू में था। वो कहते हैं पूरे करियर में जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया। वो कहते हैं कि पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी में शमूलियत की पेशकश भी की, और वो कहते हैं मैं खुशकिस्मत हूँ कि तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। क्रिकेट से मोहब्बत है, लेकिन वो कहते हैं कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है और उसके साथ साथ मुझे लगता ये है कि मेरा जोश खत्म होता जा रहा है। जोश खत्म होता जा रहा है। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लम्हात जो हैं वो उनको ऑब्वियसली उस तरह से याद भी थे, काफ़ी अच्छे उन्होंने काम भी किए हैं। अगर उनकी रिकॉर्ड्स की भी बात की जाए बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इट्स टू अर्ली। ओवरऑल उनके फैंस भी ये कहते हैं कि इट्स टू अर्ली, मे बी अभी और भी खेला जा सकता है। शोएब मलिक को भी तो देखें। हाँ, मेरी चॉइस है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं वो हो सकता है। अच्छा, ये देखें, ये खेल के साथ ये सिंसेरिटी है कि जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि नहीं, वहाँ पर आने वालों को मौका दिया जाए। बिल्कुल ऐसा और वो आगे आके परफॉर्म करे और पाकिस्तान का फ्यूचर जाहिर है अब हमारी नई जनरेशन के हाथ में भी है। अब जैसे कि अगर हम इस वक्त यूएई की बात करें, जैसे वहाँ पर अंडर 19 वर्ल्ड कप क्या ज़बरदस्त वहाँ पर परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तान की जारी है। और ऐसे में अगर हम देखें, साद बेग, शाहजेब खान भारत के खिलाफ निस्फ सेंचुरियाँ उन्होंने की, और साद बेग ने 64 और शाहजेब ने 63 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद जीशान ने अंडर 19 एशिया कप में भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग भुलाई और 46 रन देकर 4 विकेटें अपने नाम की। स्पिनर इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर और पाँव की इंजरी में मुब्तला हुआ। इब्रार अहमद की एमआरआई रिपोर्ट भी आ गई। इब्रार अहमद की जगह स्पिनर साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया। ये 3-4 खबरें इकट्ठी क्रिकेट की हम आपसे शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी है जनाब इस वक्त एशिया कप के अंडर 19 की, कि वहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, कि जिस तरह से इंडिया को इस मैच में उन्होंने हराया है। ज़रा भी आगे 17 दिसंबर को फाइनल होना है इस एशिया कप अंडर 19 का। लेट्स सी उसमें कैसे पाकिस्तान वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि अभी तो अपने ग्रुप में हम टॉप पर हैं, इंडिया सेकंड नंबर पर है। अभी खूब एप्रिसिएशन मिल रही है, बिल्कुल ऐसे लोग बड़े खुश हैं और बड़ा अपने नए टैलेंट को एप्रिशिएट भी किया जा रहा है। लेकिन किस तरह से उसको आगे लेकर जाया जाए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हर किसी को मौका मिले मेरिट के लिहाज से। इसी पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम शोएब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबीन, आपको भी सलाम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब।
पहले तो भट्टी साहब, इंडिया के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप कैसी जबरदस्त परफॉर्मेंस हमारी रही है, प्लीज कमेंट उस पर कीजिएगा। देखें, इंडिया के खिलाफ आप किसी भी खेल में किसी भी टूर्नामेंट में जीते हैं तो एक एज ए पाकिस्तानी फीलिंग डिफरेंट होती है। जी हाँ, लेकिन जिस तरह हमारे यंगस्टर्स ने, कल मैंने काफी मैच देखा, खासतौर पर जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी, तो आजान ने जिस तरह बैटिंग की, साद बेग ने बैटिंग की, एक और हमारे ओपनर थे, उन्होंने भी 50 रन बनाए। खुशी हुई कि हमारे पास टैलेंट है। देखिए, टैलेंट हमारे पास में भी था, लेकिन फिर इन यंगस्टर्स का फॉलोअप नहीं होता। ये अचानक हम देखते हैं कि अंडर 19 या अंडर 16, अंडर 17 लेवल पर ऊपर आते हैं, उसके बाद अचानक फिर ये कहीं हमारे सिस्टम में ये बच्चे खो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये लड़के टैलेंटेड हैं और वाकई जिस तरह कल उनकी हमें एक नजर आई कि बड़ी टीम के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर के बगैर वो खेल रहे थे, तो खुशी हुई। और फिर अब से चंद महीने बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हो रहा है। और फिर जो सबसे अच्छी चीज पिछले दिनों हुई कि मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान अंडर 19 टीम का हेड कोच बना दिया गया। देखिए, इससे पहले हमारे जो बड़े प्लेयर्स थे वो जूनियर टीमों में कम आते थे। उनकी कोशिश होती थी वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाए, पाकिस्तान टीम के साथ किसी और पोजीशन में मुंसलिक हो जाए, लेकिन यूसुफ ने ये चैलेंज कबूल किया है। तो मेरे ख्याल में इन लड़कों को अब हमें ग्रूम करना चाहिए और यूसुफ को भी एक लंबी इनिंग्स देनी चाहिए, लंबा टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 महीने के बाद थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि उस लिहाज से वो ग्रूम कर सके और टैलेंट हमारा सामने। लेकिन भट्टी साहब, वही वाली बात जो पहले भी हमने देखा कि टैलेंट तो नजर आ रहा होता है, कुछ अरसा नाम भी ज़ेरे गर्दिश होते हैं, लोग अप्रिशिएट भी बड़ा कर रहे होते हैं, अचानक से गुम हो जाते हैं। अब क्या सिस्टम में ऐसी चीजें नई इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि हमारा टैलेंट उभर के बाहर आ सके, ना कि ये कि वो फिर से कहीं खो जाए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं नदीम खान, मोइन खान के बड़े भाई हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं नदीम खान। एहसान मानी के दौर में अब से 4 साल पहले, जब नदीम खान 5 साल पहले पीसीबी में आए थे, बेसिकली नदीम खान इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे, वहां से उनको बुलाया गया था। तो नदीम खान ने एक नशिस्त में कहा था कि आप देखिएगा कुछ दिन बाद आप किसी भी पोजीशन के लिए हमसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के टॉप 4 या 5 बैट्समैन कौन है, आप बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 बैट्समैन आपकी लिस्ट में आ जाएंगे कि ये वो बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन वो चीज हुई नहीं। उसके बाद हमें पता नहीं चला कि वो कौन से 10 बेहतरीन बैट्समैन थे जिन्होंने पाकिस्तान को आगे चल के रिप्रेजेंट करना था। मेरे ख्याल में हमारे पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है कराची में, मुल्तान में, वहां भी एकेडमीज हैं। तो अब इन लड़कों को फॉलो अप हमें करना चाहिए। तो हमारे सिस्टम में अचानक हमने देखा कि बड़े बड़े लड़के आते हैं, फिर अचानक कहीं खो जाते हैं, हम ढूंढते रह जाते हैं कि ये लड़के कहाँ चले गए। तो अंडर 19 लेवल से इन लड़कों का आना, इंडिया के खिलाफ मैच जीतना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है। लेकिन जिस तरह अभी रिसेंटली हमने विमेंस क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, तो विमेंस क्रिकेट में रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में अंडर 19 लेवल पे ये लड़के जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन लड़कों को आगे भी जाके ग्रूम करना चाहिए। अगर जहां जरूरत पड़े, जिस तरह अभी आपने अपने एंट्रो में असद शफीक का जिक्र किया, असद शफीक अब क्यों मायूस है? इसलिए मायूस है कि 4 साल पहले जब असद शफीक पाकिस्तान टीम से बाहर हुए, फवाद आलम ने उनकी जगह ले ली। फवाद आलम बाहर हुए, सऊद शकील उनकी जगह आ गए। तो अब एक के पीछे एक लड़का लगा हुआ है, वो उनकी जगह बन नहीं पा रही। 37 साल की उम्र हो गई है, इसलिए असद शफीक ने रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो हमारे इन यंगस्टर, खासतौर पे जीशान जो फास्ट बॉलर हैं, उनमें बहुत टैलेंट नजर आता है। साद बेग ने कल 68 रन की बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। आजान उवैस ने मैच विनिंग 105 रन बनाए। तो इन लड़कों को अब हमें आगे लेके चलना है और कोचिज को भी हमें लंबा टाइम देना होगा। ये नहीं कि 2-4 महीने बाद अगर क्रिकेट बोर्ड में कोई तब्दीली आए तो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड तो इस तरह से टैलेंट जो है वो आगे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा भट्टी साहब, अब जरा बात करते हैं पीएसएल की। पहले कहा जा रहा था कि नहीं जी, बैरून मुल्क होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अब जो है वो ये खबरें आ रही हैं जराए से कि पाकिस्तान में ही पीएसएल के मैचेस, ये टूर्नामेंट करवाया जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, अभी सबीन जो कुछ हम सुन रहे हैं वो अनऑफिशियली सुन रहे हैं। पीसीबी ने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी
के इंटीरियर मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी थी कि 8 फरवरी को पीसीबी ने पीएसएल शुरू करनी थी। आपको पता है कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होना है। तो अब मुल्क में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस और दीगर इदारे, वो तो इलेक्शन ड्यूटी पर होंगे। तो पीएसएल कब शुरू होगी, ये सबसे बड़ा मसला ये है। और पीएसएल के साथ ही ILT20 दुबई में वो भी तकरीबन उसी वक्त हो रही होगी, और ILT20 का जो फाइनल है वो 17 फरवरी को होगा। तो मेरे ख्याल में जब तक ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हो जाती पीसीबी की तरफ से, उस वक्त तक कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हमने मुल्क से बाहर बहुत सारी क्रिकेट करवा के देख ली। अब हमें मुश्किल में अगर ले जाएं तो ले जाएं, अदरवाइज अपनी क्रिकेट को अब मुल्क से बाहर ले जाना फ्रेंचाइजीज के लिए भी एक महंगा काम है। जाहिर है, एक 5 स्टार होटल का जो कमरा कराची में या लाहौर में 8, 10, 12 हजार रुपए में मिल रहा होगा, वो दुबई में इतनी कम कीमत में नहीं मिलेगा। वहां तो हमें दिरहम में पैसे देना पड़ेंगे, डॉलर्स में बाकी भी अदायगियां करना पड़ेंगी। हमारा फॉरेन एक्सचेंज का वैसे भी मुल्क में मसला है। तो मेरे ख्याल में पीएसएल जब भी हो, एक तो पीसीबी को ऑफिशियली डेट अनाउंस कर देनी चाहिए कि फला तारीख से पीएसएल शुरू होगी, और पीएसएल को पाकिस्तान में करवाना चाहिए। बाहर ले जाना मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं होगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि बाहर ले जाना दानिशमंदी नहीं होगी। ज़ाहिर है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि उस वक्त शायद हालात ऐसे होंगे, जिस पर सवाल उठा कि इनको पहले से कैसे मालूम है पीसीबी को कि उस वक्त हालात अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शंस की बात हम करते हैं। लेकिन भट्टी साहब, जब हम कुछ ज़राए से खबरें जो कि इस वक्त आ भी रही हैं कि इस वक्त गौर भी किया जा रहा है लाहौर, कराची, मुल्तान के वेन्यूज़ ये होंगे, आपकी नज़र में क्या और वेन्यूज़ ऐड होने चाहिए? जिस तरह अगर हम माजी में देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ज़रा हमने सफ़र ये किया है ना, बाहर मैचेस होते थे, फिर पाकिस्तान, फिर 1-2 शहर, फिर हमने इसमें शहर ऐड भी किए। तो क्या होना चाहिए ताकि और खेल को फ़रोग मिले और एक अच्छा समा पैदा हो? देखिए, पिछले दिनों मैंने पेशावर स्टेडियम की कुछ वीडियोस देखी। मुल्तान पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर है जावेद आफरीदी, उन्होंने भी एक वीडियो डाली है अरबाब नियार स्टेडियम पेशावर की। तो वो दोबारा नई शक्ल में तैयार हो गया है। तो वो तो स्टेट ऑफ द आर्ट मुझे नजर आ रहा है। और हमारी क्रिकेट को देखें, 3-4 शहरों तक महदूद नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान इतना बड़ा टेस्ट प्लेइंग मुल्क है कि हमारी क्रिकेट आप देखें, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इन 4 शहरों तक महदूद है। फैसलाबाद एक जमाने में हमारा सेंटर था। फैसलाबाद में अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, सियालकोट में नहीं होती, गुजरावाला में नहीं होती, पेशावर में अगर बेहतर हो गया। बल्कि कल रात को जो नेशनल T20 खत्म हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 हफ्ते में कराची शहर के 4 ग्राउंड्स पर, जिस तरह होता है ना आपके सामने बहुत ज्यादा खाना पड़ा हो तो आप जल्दी जल्दी 2-2 निवाले लेते हैं कि हर चीज खा लें, तो उस टूर्नामेंट को 4 ग्राउंड पर करवा के खत्म कर दिया। मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट जितनी स्प्रेड कर जाए, दूसरे शहरों में भी क्रिकेट होनी चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि हमारे ग्राउंड एक वक्त में तो, बल्कि हैदराबाद सिंध का भी नियाज़ स्टेडियम है, वो भी बड़ा आइकॉनिक ग्राउंड है। लेकिन आज आप चले जाएं हैदराबाद, मैं चूंकि कराची में हूँ, यहाँ से 170-180 किलोमीटर के फासले पर है। इस वक्त खंडर बना हुआ है, वहां पर क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है। तो हमारे इन ग्राउंड्स की हालत ये क्यों हो रही है, ये भी हमारे सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद उन ग्राउंड्स में उल्लू बोल रहे होते हैं। कराची और लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जो पीसीबी की प्रॉपर्टी है, उनके अलावा हमारे ग्राउंड्स की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है, यूटिलाइज नहीं होते जिस तरह से होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए। और जितना क्रिकेट आप प्रमोट करेंगे अपने मुल्क में, उससे बेहतर क्या बात होगी। शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज्यादा है और अपना खेल आप प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें, ज़ाहिर सिर्फ 4 शहरों के लोगों को क्रिकेट देखने का हक नहीं है ना, दूसरे शहरों के लोग सबको हक है। बिल्कुल सही बात है, और इससे क्रिकेट को फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और कमेंट लूंगा मैं भट्टी साहब आपसे, जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन दौरे की, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम वहाँ पर मौजूद है टेस्ट सीरीज़ के लिए, अबरार अहमद से मुताल्लिक़ जो खबर हमने पहले शेयर भी की कि इंजरी के बायस बाहर हुए हैं, मैं ज़रूर आपका कमेंट इस पर भी लूंगा। फ़र्क पड़ेगा हमारी टीम को? देखें, जो हमारी क्रिकेट में एक और बड़ा मसला रहा है शुएब, बल्कि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ फिटनेस के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अभी वर्ल्ड कप में देखें कि वर्ल्ड कप में भी हमारा फिटनेस लेवल वो नहीं था जो होना चाहिए। बल्कि जब हम अफगानिस्तान से मैच हारे, मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम में मैं भारत में था, उस वक्त मैंने कहा था कि बाबर आजम ने शिकायत की है कि हमारा फिटनेस लेवल बहुत खराब है, जिसकी वजह से हमारी फील्डिंग खराब हो रही है।
तो ये क्या वजह है कि अबरार अहमद जिनको हम वर्ल्ड कप खिलाना चाह रहे थे 27 ओवर ऑस्ट्रेलिया में करवाने के बाद अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम, अब देखें इंडिया की टीम आज क्यों नंबर 1 टीम कहला रही है, इसलिए कि विराट कोहली जब कप्तान बने उनकी अपनी फिटनेस इतनी अच्छी थी कि वो मिसाल बन गए दूसरे प्लेयर्स के लिए, और जब फिटनेस अच्छी थी तो उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आती गई। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि हमारे कभी शाहीन आफरीदी जख्मी हो जाते हैं, कभी फखर जमान जख्मी हो जाते हैं, अब अबरार अहमद जख्मी हो गए, कुछ लड़के हमारे 4 रोजा क्रिकेट खेलने से इनकार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि क्रिकेट चूंकि अब एक ही खेल है पाकिस्तान में जिसमें पूरी कौम जो है वो इंटरेस्ट लेती है, तो क्रिकेट का जो सिस्टम है उसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। जहाँ खामियां है उसमें बेहतरी की जरूरत है। ये बहुत अहम पॉइंट जो कि आपने पहले कमेंट में भी किया कि क्या वजह है कि हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी जो कि अंडर 19 की हम बात करें कि बाद में आके सिस्टम में खो जाते हैं, और जो एंड भी हम कर रहे हैं वो क्या करें, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जो क्रिकेट वाहिद एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान के लिए, और अगर ऐसे में सिस्टम ही खराब होगा तो फिर काम वाकई खराब होगा। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आते हैं कुछ बात हम करते हैं अब मुल्की सियासी माहौल की। आम इंतखाबात, इससे कबल जिस तरह से नून लीग की हम बात करें कि इत्तेहादी ढूंढने का उनका मिशन, जिससे वो कहते हैं कामयाब मिशन, तेजी के साथ वो जारी है। MKM से मुलाकातें हुई, फंक्शनल लीग के साथ हो गए, JUFA साथ है, और अब नया काम उन्होंने किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत जारी है, और उसके लिए फिल वक्त कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर बातचीत हो रही है। नून लीग आने वाले दिनों में क्या मजीद अलायंस बनाएगी, या कि अलायंस अब यहीं तक रुक जाएगा और फिर अब इंतखाबात की तरफ वो जाएंगे। और एक सवाल और भी है कि आखिर मजबूत तरीन जमात होने के बावजूद, जो कि उनका दावा भी है, आखिर साथियों की जरूरत क्यों पड़ रही है, अलायंस की जरूरत क्यों महसूस हो रही है PMLN को। इसी पर बात कर लेते हैं। PMLN के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, ये जो नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की इत्तलात आ रही है, कहा जा रहा है कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट हो जाएगी, मुशावरत हो रही है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं इससे मुताल्लिक, और क्या वाकई इत्तेफाक हो जाएगा दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की हद तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि सीट एडजस्टमेंट या अलायंसेस सियासी जमातें करती रहती हैं। मुल्क में चूंकि इस वक्त एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मौजूद है और इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है, तो ये सारी मुलाकातें और ये सारी क्या सराहियाँ हो रही हैं, अलायंसेस होते रहते हैं, और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो इस्तेहकाम पार्टी के साथ भी जो अभी बातचीत चल रही है, देखें अभी तो कोई बात तय नहीं हुई, लेकिन हमारी JUI के साथ भी बाकायदा मुज़ाकरात हो चुके हैं। मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो हमारी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही है, और हमारी एक मुलाकात हो चुकी है, एक मुलाकात हमारी कल होने जा रही है। KP के हवाले से JUI की लीडरशिप से हम डिस्कशंस कर रहे हैं। तो अभी किसी के साथ हमारी कोई बात फाइनल नहीं है, लिहाजा ये खबरें कि इतने % और इतनी सीटें, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। सर, सवाल अभी भी वही है कि नून लीग वो कहती है कि जी लोग हमें वोट देने को तैयार हैं और सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं अपने आप को, तो इतने बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट की जरूरत किस तरह से पड़गी? पंजाब की हद तक भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी इलेक्टेबल से ढूंढे जा रहे हैं। देखिए, पैमाना बड़ा या छोटा नहीं होता। मैंने आपको बताया है कि सियासी जमातें अपने आप को मजीद मुस्तहकम करने के लिए और आइंदा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अपनी पोजीशन को मजीद सिक्योर करने के लिए सीट एडजस्टमेंट्स करती हैं, और ये सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन से पहले इसको सीट एडजस्टमेंट कहा जाता है, और इलेक्शन के बाद जो है वो उसे आप ये कहें कि इत्तेहाद कहा जाता है या अलायंस कहा जाता है। जैसा हमारा 11 जमातों का अलायंस अभी PDM की गवर्नमेंट की शक्ल में रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो को जीत भी रही हूँ, लेकिन आपको एक मजबूत फाल फिर वो जमातें जो सूबों की नुमाइंदगी करती हैं उन्हें साथ लेके चलना, ताकि आपकी जमात के साथ हर जगह का फुटप्रिंट हो, हर जगह का लोग आपके साथ शामिल हो। ये जो वफाकी जमातें होती हैं, ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि मैसेज होता है पूरे कौम के लिए। इलाकाई जमातें जो सूबों पे सूबाई लेवल पे सियासत करती हैं, कौमी सतह पे जमातें नहीं हैं, उन सबको साथ रखना ये बहुत। तारिक साहब, जब हम नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो अगर माजी में देखा जाए जब वो वज़ीर आज़म थे या जिस वक्त उनकी सियासत में हम जारहाना मोड़ देखते थे,
लेकिन जब वो वापस आए अभी चंद साल बाद पाकिस्तान, 21 अक्टूबर का जलसा, उसमें जो उनका अंदाज़े बयान था वो बिल्कुल था कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं सिर्फ आगे बढ़ने की बात करूंगा। लेकिन लास्ट वीक फिर से नज़र आ रहा है कि वो एहतसाब का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो इलेक्शन में कौन से वाले नवाज शरीफ जा रहे हैं, एहतसाब वाले के मफाहमत वाले? देखिए, एहतसाब कोई नारा नहीं है, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मिशन है कि हम जनाब चीर फाड़ का अमल शुरू कर दें इक़्तिदार में आने के बाद। बिल्कुल भी नहीं। एहतसाब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर कोई कानून तोड़ता है, वायलेट करता है, वो कानून की ज़द में आएगा। मैं अगर इशारा तोड़ता हूँ तो मुझे उतनी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी इशारा तोड़ने की है। लेकिन जो सियासी इंतकाम और बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद के ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं, जैसे पिछले दौर में इमरान खान साहब के हमारे तमाम लीडरों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, राना सनाउल्लाह जैसे लीडर की गाड़ी से हीरोइन बरामद की गई, झूठा मुकदमा बनाया गया। ये होता है वो एक बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद पे आप किसी को टारगेट करते हैं। बाकी अगर कोई चोरी करता है, करप्शन करता है, निज़ाम तोड़ता है, वायलेट करता है, तो उसे तो पाकिस्तान में जो आईन है, पाकिस्तान में जो कवानीन है, उसके तहत सजा का अमल या जजा का अमल ये तो जारी रहता है। इसलिए ये कोई स्पेसिफिक हमारा टारगेट नहीं है कि हमने जनाब कोई बाकी सारे काम छोड़ के बस यही काम करना है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा तारिक साहब, अब जाहिर है दीगर जमातें भी तनकीद तो कर रही हैं, नून लीग की भी अगर बात की जाए, आपस में तनकीद का सिलसिला भी जारी है। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में वो ये कहते हैं कि जो 3 बार नाकाम हुआ वो चौथी बार क्या तीर मार लेगा। इसके साथ इस बार भी वही होगा जो इससे पहले 3 अदवार में हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खालिसतन सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, और सियासी बयानबाजी करके ना तो आप बड़े लीडर बन सकते हैं, ना इलेक्शन जीत सकते हैं। लोग आपसे आपकी जमात की कारकर्दगी पूछते हैं और उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे लोग आपको आइंदा वोट देते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्ले में कारकर्दगी नाम की तो कुछ है नहीं। हाँ, जुमलेबाजी वो अच्छी कर रहे हैं और इल्ज़ामात वो हैं वो बेसरोपा, लेकिन तमाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो इल्ज़ामात लगाने में मैं समझता हूँ PhD है। तो हमें इसका कोई मलाल नहीं है। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है उन्होंने अपने इलेक्शन सिंबल पे और अपनी मंशूर पे इलेक्शन लड़ना है और हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो बाकी इन बयानात में ना कोई वजन है, ना कोई हकीकत है, ना इनका कोई ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक है। लेकिन हम एक सियासी वफादारी का सबूत देते हुए उनके इन बेबुनियाद इल्जामात का कोई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी वकील से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। रमला बेग की हम बात करें, लीगल इनोवेशन, इंसानी हुकूक और पिसे हुए तबकात को मजबूत बनाने के लिए ज़बरदस्त काम कर रही हैं, उनकी आवाज़ बन रही हैं और इन्हीं खिदमात के सिले में इन्हें बर्कले ग्लोबल सोसाइटी ने इस बड़े एजाज़ से नवाजा है। अच्छा, रमला बेग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रमला, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रमला, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इतना बड़ा अवार्ड जीतने के लिए, लेकिन साथ में मैं भी चाहूँगी कि इस अवार्ड से मुतल्लिक, अपने काम से मुतल्लिक ज़रा एक बैकग्राउंड भी हमें दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं असल में बर्कली से ही पढ़ कर मास्टर्स करके वापस पाकिस्तान आई थी 2019। उससे पहले चल रही थोड़ी बहुत वकालत, लेकिन 2019 के बाद से ही मैंने लॉ रिफॉर्म और पॉलिसी पे काम करना शुरू किया, जिसमें मैंने लीगल अवेयरनेस पे भी काम किया कि लड़कियों को, औरतों को उनके हकूक बताए जाए थ्रू डिजिटल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो उसका जो पूरी जो स्ट्रैटेजी होती थी कंटेंट बनाने की, ताकि औरतों के लिए आसान की जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि उनके जैसे जिंदगी में जितने मर्जी डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं, लीगल डिसीजंस होते हैं, तो उनके लिए जो उनको नॉलेज चाहिए, उनको किस तरह उन तक पहुंचाए, तो उस पर काम किया। और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अभी एडवाइस करती हूँ ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी दे शुड अडैप्ट। सो इस तरह का ह्यूमन राइट्स पे फोकस है ज़्यादा मेरा, और बल्कि उसके अलावा थोड़ी बहुत वकालत भी चलती है साथ साथ। सही। अच्छा, और रमला, मैं इस अवार्ड से मुतालिक ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, नॉमिनेशंस थी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे ये अवार्ड मिला और कितने लोग थे इसमें? तो बर्कली ग्लोबल सोसाइटी जो है उसमें 500 मेंबर्स हैं। तो वो काफ़ी सालों से मतलब ये पहली दफ़ा उन्होंने ये अवार्ड डिवाइड किया है।
और उनका ये कोलैबोरेशन थी उनकी विद दिस फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन एंड अ ब्राजीलियन ऑर्गेनाइजेशन जो औरतों के हकूक पे काम करते हैं। तो उन्होंने मेरा काम देखा, काफी सालों से वो देख भी रहे थे। मेरे अलावा एक और ब्राजीलियन लड़की है जिन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट पे क्लाइमेट चेंज पे काम किया। तो हम दोनों को इस साल उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन दी फॉर ऑल आवर एफर्ट्स एंड वर्क जो हम अपनी कंट्रीज में कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड क्लाइमेट रिलेटेड वर्क। तो ये एक फ्रांस अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुरानी, आई थिंक 70s की ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अलावा ब्राजीलियन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुल्हेरेस इंस्पिराडोरास, उनका नाम बड़ा मुश्किल है लेकिन उनकी कोलैबोरेशन थी कि हम औरतों को, दोज वुमेन हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ चेंज एंड एक्टिवली मेकिंग अ चेंज, उनको हम मतलब उनको अवार्ड दिया जाए और उनको रिकग्नाइज किया जाए ग्लोबली, इंटरनेशनली। तो दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस अवार्ड। अच्छा रमला, अब जाहिर है एक मोटिवेशन भी होगी, अवार्ड भी मिला, क्योंकि जब आपको अप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, लेकिन उसके बाद एक जज्बा भी होता है कि नहीं, आगे चलकर मजीद काम भी करना है। ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आगे चलकर क्या आपने अहदाफ सेट किए, क्या गोल्स सेट किए हुए कि ये मसला है, इस पर मुझे काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मसले तो देखें बहुत ज्यादा है, आप कौन सा मसला एक पकड़े, मतलब लेकिन ओवर आर्चिंग आई थिंक, और ये मोटिवेशन तो मुझे एब्सोल्युटली मिली है, क्योंकि अगर कोई आपका काम है, आप कर रहे हो, कोई रिकग्नाइज ना करे तो कितने साल चला लोगे आप काम। तो इट्स गुड दैट ये थोड़ा सा पुश मिला है मुझे और कि मैं इस तरफ ज्यादा टिल्ट करूँ अपने आप को। और तो एब्सोल्युटली आई थिंक औरतों की एजुकेशन और राइट टू वर्क के अलावा, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अलावा, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स आई शुड बी फोकसिंग ऑन, because once you have that financial freedom, then आपकी जिंदगी, you know, आपकी life choices, आपकी freedom आपको खुद ब खुद एक sort of मिल जाती है। So I think when you are economically independent, financially independent, then there's, आपको दुनिया में आप निकलते हो, आपको दुनिया का पता लगता है, आप खुद भी intellectually empower होते हो, financially empower होते हो, जो कि बहुत जरूरी है औरतों के लिए। So I think मेरा focus इसी चीज पे है, education and freedom to work। अच्छा रमला, इस पर तो जाहिर आपका फोकस भी है, और ख़वातीन को एम्पावर करने की एक बात की जाए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या कोई ऐसा काम भी करने का इरादा है जहाँ पर मर्दों की सोच को भी किसी तरह से चेंज किया जाए? बिकॉज ऑब्वियसली वो ख़वातीन जब आप एम्पावर कर देंगे तो उसके बाद वो किस तरह से अपने लिए जगह बनाएंगी और उनको एक्सेप्ट किस तरह से सोसाइटी में किया जाएगा, तो वो तमाम लोग उनको किस तरह से, उनकी सोच बदलने का काम किस तरह से करेंगे आगे? और सिर्फ मर्दों की नहीं, मतलब और कुछ ऐसी ख़वातीन भी है। एग्जैक्टली, एक माइंडसेट है बेसिकली, सोसाइटी का माइंडसेट। बिल्कुल बिल्कुल, आप किससे ही बात कर लें, ये कॉन्सेप्ट इतना नया है पाकिस्तान में सैडली, क्योंकि पूरी दुनिया में तो ये कब से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है स्टार्ट आप यही करते हो। हाँ, बड़ा काम हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस रख सकते हैं, सेमिनार्स रख सकते हैं, कैंपेन, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, या मीडिया के थ्रू हम लोग को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सर्कल से शुरू करें। आपके इर्द गिर्द कौन है, आप उनको एग्जाम्पल बन के दिखाएं, बिकॉज जब एक नई चीज आती है तो लोग डरते हैं उस चीज से कि अच्छा क्या मतलब औरत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, अब मतलब क्या हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, एक वो बड़ा नेगेटिव सा एक इम्प्रेशन आता है। लेकिन जब आप उनको दिखाते हो कि जी इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं अपनी जिंदगी समझदारी से और अपनी मर्जी से चला सकती हूँ, और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई you know like something that आप जो ख्यालात होते हैं मर्दों के कि ओ ये तो अब you know compete करेगी, या ये unreasonably जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जो इस तरह का स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन आई थिंक अपने सर्कल से शुरू किया जाए, जितना भी आप एजुकेट कर सकते हो आदमियों को। आई थिंक एडवोकेसी बहुत मैटर करती है लॉयर्स की, जिस तरह आप उनसे बात करते हो, आप मामले की तय तक जाएं विदाउट गेटिंग इमोशनल, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, आपके वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो उनके हैं, आपके वही ह्यूमन राइट्स हैं जो उनके हैं। तो ऐसा क्यों है कि आपको एक्सरसाइज करने में दुनिया खड़ी हो जाती है कि नहीं, लेकिन वो लोग आराम से कर रहे हैं। वो लोग, उनको पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, जब एक मर्द 18 साल का होता है या कॉलेज जाता है तो उसके बाद उसको टेंशन होती है कि मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है अपने बाप से या फैमिली से।
तो इसी तरह औरत को भी सोचना चाहिए, और वो औरत बड़ा मतलब उसकी एक सॉर्ट ऑफ उसका जिंदगी में उसका पाथ बड़ा स्मूथ हो जाता है अगर वो डिपेंडेंट रहती है दूसरों पे, तो ये वक्त की जरूरत भी है। रमला बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमारे से गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, न्यूज़ ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम्स जिस तरह से आलमी सतह पर तहलका मचाया, इसकी बात करते हैं। इन फ्लेम्स को जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन मूवी के अवार्ड से नवाजा गया है। अगर हम इस मूवी की बात करें तो आप सबको याद होगा इसका प्रीमियर रवां साल मई में कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और तब से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल पजीराई मिल रही है। और फिल्म की कहानी जब इसकी हम बात करते हैं, ये माँ और बेटी के गिर्द घूमती एक कहानी है। घर के मर्द सरपरस्त की मौत के बाद ज़िंदगी को आगे बढ़ने के जो चैलेंजेस होते हैं, जो मसाइल होते हैं, जिस तरह से वो फेस करती है एक माँ और बेटी, ये कहानी उनसे मुताल्लिक है। यानी जब हम एक कहानी की बात करते हैं, एक मूवी की बात करते हैं, स्क्रीन की बात करते हैं, तो ज़रा ग्लैमर या गाना उसकी बात होती है, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं। इस मूवी में स्ट्रगल उसकी बात ज़्यादा है। बड़ी सादा, बड़ी खूबसूरती से जिस तरह से उस कहानी को बयान किया गया है। आर्ट से बड़ी भरी फिल्म है, मतलब देखा जाए तो आर्ट को बहुत ज़्यादा सामने रखा गया। एग्जैक्टली। और कांस फिल्म फेस्टिवल की जो नॉमिनेशंस होती हैं उसके लिए ज़रा इसकी एंट्री भी जा चुकी है। लेट्स सी कि उसमें आगे चलकर क्या होता है। तो इस मूवी की बात करें तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह से इन्होंने अवार्ड समेटा, ज़रा इनका वहाँ पर जाना, मूवी का, एक्टर्स का, टीम का, और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत से और एक्टर से मुलाकात होना, बहुत से और मुल्कों की इंडस्ट्री से आपको जब मुलाकात करते हैं, एक तरह से आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं अपनी इस मूवी का, अपने इस काम का। तो ज़बरदस्त फिल्म के ज़बरदस्त से एक्टर्स आज साथ मौजूद हैं। वी हैव विद अस उमर जावेद, बख्तावर मजहर और रमीशा नवाज। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तीनों कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रमीशा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमीशा, ज़रा वो मोमेंट तो शेयर करें कि जब इस अवार्ड से नवाजा गया इस मूवी को, ज़रा आप वहीं पर मौजूद थी, उस फेस्टिवल में इस मूवी को पजीराई मिलना, कितना मज़ेदार मोमेंट था वो? अच्छा, ये बात सब कहते होंगे कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम एक्चुअली में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जो फिल्म्स थी वो काफ़ी मतलब जिन फिल्म्स के से हम कम्पीट कर रहे थे वो काफ़ी अच्छी और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स ने बनाई हुई थी। सो वी वर डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग इट। उसके बाद एकदम से हमारे डायरेक्टर का नाम लिया, हम लोग सब चीखें मारने लगे, उछले, बहुत खुश हुई। हमें वहाँ पर जूरी जो थी, हमें वहाँ से बहुत प्रेज़ मिली। उन्होंने हमारे कैरेक्टर्स को लिटरली रोक के बोला कि हमें ये अच्छा लगा, आपकी परफॉर्मेंस ऐसे अच्छी थी। तो हमेशा मतलब जो बचपन से जिन लोगों को आप देखते आ रहे हैं उनसे इस तरीके की प्रेज़ मिलना तो हमेशा एक अलग ही खुशी होती है। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इससे पहले रमीशा से तो हमारी एक दफ़ा पहले भी मुलाकात हुई थी, उनसे हमने पूछा भी था ओवरऑल कैसा लगा काम करके। आपको कैसा लगा इस फिल्म में काम करके? ओवरऑल थोड़ा अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको पता चल सके कि इन फ्लेम्स है क्या। इन फ्लेम्स एक बहुत ही रॉ और साथ में बहुत खूबसूरत फिल्म है। जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था, शॉर्ट फिल्म्स कर रहा था, मैं ऐसी फिल्म करना चाहता था कि जो असल रियल लाइफ दिखाए और जो रियल इश्यूज हैं दुनिया में वो चीज़ें टैकल करे। तो मैं हमेशा से ऐसे फिल्म करना चाहता था और मेरे लिए एज एन एक्टर काफ़ी चैलेंजिंग रोल था। अगर उस रोल में 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग सब जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखे जाके फिल्म। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर जिसने नहीं देखी वो फिल्म जाके ज़रूर देखे। एब्सोल्युटली, जो देखेगा उसके बाद एक राय कायम कर पाएगा। लेकिन इटसेल्फ कांस फिल्म फेस्टिवल में उसका प्रीमियर होना और उसकी नॉमिनेशन के लिए उसके एंट्री का जाना, फिर रेड सी फिल्म फेस्टिवल में इसको अवार्ड मिलना। अच्छा, रेड सी के बारे में ज़रा पूछते हैं इनसे कि कैसा वहाँ का माहौल कैसा था, कैसा लगा आप लोगों को पार्टिसिपेट करके, किस से मुलाकात हुई? और फिर जाहिर है आपने कहा कि बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म थी, लेकिन जाहिर है आपने कहा अच्छे, तो जाहिर है आपके भी डायरेक्टर अच्छे थे, आपकी फिल्म भी बहुत ही अच्छी थी। बख्तावर, जरा हमें बताएं कि कैसा मंजर था वहाँ पे सारा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा, एक्सपीरियंस था हमारे लिए, इन फिल्म्स के लिए भी, क्योंकि देखिए चाहे कैन हो चाहे टिफ हो, जो दोनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन फिल्म्स को लेके हम गए थे, वो यूरोपियन थे, नॉर्थ अमेरिकन थे,
रेड सी जो है वो एक लिहाज से हमारे अपने रीजन का फेस्टिवल है, एक नया बेबी फेस्टिवल है और बहुत एम्बिशियस है। और वो एम्बिशियस है अपनी थीम्स में, वो ख़वातीन के मौज़ूआत को लेके, प्रोग्रेसिव मौज़ूआत को लेके आगे बढ़ना चाह रहा है। आप देखिए कि उसकी पूरी सिलेक्शन जो थी फिल्म्स की, वो ऐसी फिल्म्स थी जो कि ख़वातीन को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, ऐसे मौज़ूआत को सपोर्ट कर रही हैं जिनके बारे में अमूमन बात नहीं की जाती हमारे रीजन में। इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक मूवमेंट है, एक स्टेटमेंट है, एक सिमत जाने की एक कोशिश है। और मेरे ख्याल में ये बहुत खुश आइंद है क्योंकि हमारी कहानियाँ उन लोगों से ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, मज़हबन हमारे करीब हैं, ज़ाहिर बात हम एक ही हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत एक मीनिंगफुल चीज़ थी। जहाँ तक कि ये कि वहाँ पे किन किन लोगों से मुलाकात हुई, तो ज़ाहिर बात है हमारे जो जूरी के हेड थे बाज लर्मन, उनसे लेके निकोलस के जो इंडियन एक्टर्स हो, हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स हो, मायरा खान वगैरह, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे। अगर आप रेड सी की साइड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इंटरनेशनल एक पूरी एक सेलिब्रिटीज़ की एक वो थी। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि इस फिल्म फेस्टिवल में 2 पाकिस्तानी फिल्म्स थी और उसके अलावा एक शॉर्ट पाकिस्तानी भी थी सुलेशिया के नाम से, वक्री इन फ्लेम सुलेशिया। सो 3 पाकिस्तानी फिल्म्स रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और उसमें इन फ्लेम्स इतना बड़ा प्राइज जीत के भी आई। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई हमारे लिए, क्योंकि अब अबाउट टाइम कि हमारे यहाँ से ऐसी कहानियाँ निकलें जो हकीकी हों और जो नई दुनिया जिसमें हम अब एंटर हो रहे हैं, नए एहसास के साथ उनको रिप्रेजेंट करें। जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट करना बड़ा ज़रूरी है। रमीशा, कितना इम्पोर्टेंट था कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जो कि रियल इश्यूज पे जिस पर बात हो रही हो, सिर्फ ग्लैमर ना दिखाया जा रहा हो, लेकिन ओवरऑल लोग उसको समझें और फिर फिल्म भी ऐसी बने कि आखिर तक लोग जुड़े रहें उसके साथ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम कहानियाँ आजकल जो कहानियाँ बनती हैं मोस्टली आप देखें तो एक उसमें एक आपको ख़ुद एक बैरियर फील होता है कि क्या ये असल में होता है। लेकिन जिस तरीके की कहानियाँ ये है इन फ्लेम, जिस तरीके की कहानी है और जिस तरीके की कहानियाँ और बन रही हैं, जैसे लास्ट ईयर जो आइलैंड थी, तो ये वो कहानियाँ हैं जिसमें आप एक रियलिटी आपको मतलब हिट करती है कि हाँ ये असल ज़िंदगी है, असल में लोग ऐसे रहते हैं, असल में लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे फिरते हैं। हर वक्त ज़िंदगी ग्लैमर नहीं है, तो इसको दिखाना स्क्रीन पे और बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और उमर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ऐसे मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में इस मूवी का जाना, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा आइंदा आने वाले दिनों में आपकी इस मूवी के लिए? क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो सफ़र का आगाज़ है। देखिए, जैसे हर फिल्म फेस्टिवल जाती है वो एक नई ऑडियंस और लोग देखते हैं इस फिल्म को। वो फ्रांस में शुरू किया था इन फ्लेम्स में, फिर टोरंटो गई और फिर दुनिया भर में, चाइना, साउथ कोरिया और अब सऊदी अरब। अब इस जो हमारी जो एक्चुअल पाकिस्तानी स्टोरी है वो जो ऑडियंस, दुनिया भर की ऑडियंसेस देख रहे हैं। और इससे आई थिंक लोग देखेंगे कि पाकिस्तान एक रियल पाकिस्तानी स्टोरी कैसी होती है। ज़बरदस्त। और कितनी उम्मीद है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के नॉमिनेशन में भी जाएगी? क्योंकि ज़रा एंट्री तो हो गई, लेकिन नॉमिनेट हो जाए, इसकी कितनी उम्मीद है? मेरे ख्याल में आप ऑस्कर कहना चाह रहे हैं। या ऑस्कर के लिए सबमिट हुई है फिल्म, तो अब तो बस हमने तो पूरी कोशिश कर दी है। अब तो आगे दुआ करेंगे कि अगर नॉमिनेशन हो जाए तो। नहीं, इंशाल्लाह आगे नॉमिनेट भी ज़रूर होगी। और इसी तरह से पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कोई स्टेप उठाता है, कोई नया काम करने की कोशिश करता है, तो हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि उसके लिए दुआ भी करें और ज़ाहिर है उसको हम प्रमोट भी करें साथ साथ। अच्छा, यहीं पर मैं चाहूँगी, तीनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। और अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है हमारे सीनियर एक्टर्स भी फिल्म फेस्टिवल में मौजूद थे, उनको भी एक चांस मिला कि उन्होंने भी देखा, तो उनकी क्या तासुरात थे इस पे, क्या उनके एक्सप्रेशंस थे? मैं माहिरा की भी बात करूंगी, हुमायूं की भी बात करूंगी, क्योंकि सीनियर एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी एप्रिसिएशन बड़ा मैटर भी कर रही होती है। और पड़ोसी मुल्क के भी तो एक्टर्स थे। हाँ जी, माहिरा से बात हुई थी और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, और वो वक्री और इन फ्लेम्स दोनों को ही बहुत लेके खुश थी, और उन्होंने बहुत मस्बत अंदाज में इस पर गुफ्तगू की जो मुख्तसर हुई। बाकियों से मुलाकात ना हो पाई। मैं यहाँ सिर्फ ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इस फेस्टिवल में चूँकि हमारी डायरेक्टर ज़रार खान और हमारी प्रोड्यूसर अनम अब्बास, जो कि
बैकबोन हैं जिन्होंने ये सब किया है हम सब के लिए, ये फिल्म बनाई है, और वो मौजूद नहीं थे क्योंकि वो कहीं और मसरूफ थे फिल्म के हवाले से ही। हमने उनको बहुत मिस किया। ये सारी काविश, जो सारी मेहनत है वो उन लोगों की है। मैं बस ये कहूँगी कि ये वो लम्हा है जब ये इनाम मिला हमें अवार्ड, उस वक्त हमने इन दोनों की कमी को शिद्दत से महसूस किया। बिल्कुल सही। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो ऐसा कोई इवेंट होगा जिसमें आप लोगों की मूवी जा रही होगी, इंशाल्लाह आप सब साथ होंगे, हमारी दुआ भी है जी इंशाल्लाह। लेकिन जाहिर है बाकी सारे काम भी साथ साथ जरूरी होते हैं। बहुत शुक्रिया उमर, बख्तावर, रमीशा साथ मौजूद थे। और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाए और ऑस्कर अवार्ड जीत जाए, ये हमारी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है, जाहिर है होनी भी चाहिए। हमारी मूवी है इन फ्लेम्स। बहुत शुक्रिया जी वंस अगेन। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कि ब्रेक की तरफ जाएं थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कश्मीर की। और जब बात है कश्मीर की, 5 अगस्त 2019 जिस तरह से भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था, जिस तरह से भारत जुल्म ढाता आया है कश्मीर पर, ये आज की बात नहीं, कई दहाइयों का किस्सा है। ये बड़ा पुराना मामला है जिस पर भारत करता आया है कोशिशें। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया, आर्टिकल 370 वहाँ पर ख़त्म किया गया। उसके बाद जिस तरह से भारतीयों को आज़ादी हासिल है वहाँ जाने की, वहाँ लैंड लेने की, वहाँ शादी करने की, जिस तरह से वहाँ पर भारत ये कोशिश करता है कि वहाँ से कश्मीरी ख़त्म हो जाए, उनका कल्चर ख़त्म हो जाए, उनकी सोच ख़त्म हो जाए, उनकी जिद्दोजहद आज़ादी ख़त्म हो जाए, कुचले किसी तरह से भारत उस जिद्दोजहद आज़ादी को, ये उसकी कोशिश। और आज एक अहम दिन, जब ये उम्मीद कर रहा था कश्मीर, जब उम्मीद कर रहे थे कश्मीरी के भारतीय सुप्रीम कोर्ट एक दुरुस्त फैसला करेगी, जो कि 5 सितंबर को उसने महफूज किया था, 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया था। लेकिन आज क्या देखा गया? मुतासिब भारत है, मुतासिब मोदी सरकार है, और मुतासिब ही उसका सुप्रीम कोर्ट है। जिस तरह से आज एक मोहर लगाई गई है भारत के उस इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो ज़रा इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। कि जिस तरह से मोदी सरकार वहाँ पर ये ओछे हथकंडे अपना रही है, अपने इदारों के थ्रू अपना रही है, तो कश्मीरी ये सवाल कर रहे हैं कि उनको आखिर हक कब मिलेगा। और हक तो वैसे भी दिया नहीं जा रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी इबादत उनको वहाँ पर नहीं करने दी जा रही होती, मुसलमानों के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा होता है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, वहाँ के लोग, वो खुद आवाज़ उठाते हैं और इसके हवाले से बात भी करते हैं, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आज दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद है कि जिंदगी के लिए पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना। पहाड़ जब इसकी हम बात करते हैं तो इंसानी जिंदगी में कई लिहाज से इसकी अहमियत है, और स्पोर्ट्स का शोबा भी अब ज़रा इसमें शामिल है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस लिहाज से काफ़ी ज़रखेज़ है हमारी मिट्टी कि दुनिया को कई बड़े बड़े कोहे पैमा हमारी ज़मीन ने दिए हैं। और जब हम वर्ल्ड माउंटेन्स डे की बात करते हैं तो हर साल इस तरह की थीम होता है। इस साल का थीम है पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम की बहाली। और ऐसे में आज कुछ मेहमान साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि कैसे बस पहाड़ों की तरफ एक खींचे चले जाते हैं। तो पहले हमारे साथ मौजूद हैं वो 8000 मीटर बुलंद 8 चोटियाँ विदाउट ऑक्सीजन सर की हैं, हम सबके बड़े ही प्यारे हैं जी, साजिद सदपारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी। कब जा रहे हैं किसी और एक्सपीडिशन पे? जी मैं रिसेंटली इस साल काफ़ी कारनामे किए अल्लाह के फजल माशाअल्लाह। तो नेपाल में मैंने एवरेस्ट और अन्नपूर्णा विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया था, और पाकिस्तान में मैंने केटू क्लीन अप कैंपेन, उसके साथ ब्रॉड पीक को क्लाइंब किया और नंगा पर्वत को क्लाइंब किया। तो नेक्स्ट मेरा जो मिशन है इंशाल्लाह, जो वर्ल्ड के 14 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, तो उसमें से 7 नेपाल में है। साजिद के अगर रिकॉर्ड पे आना चाहे तो हमारे पास पूरा सेगमेंट, अब दूसरे मेहमान भी उनके इंट्रोडक्शन से आते हैं, उसके बाद दोबारा साजिद पे जरा। एग्जैक्टली। और साथ मौजूद हैं आदिल ताज। इन्होंने परसों मूसा का मुसल्ला पीक है जनाब, ये वादी सरन की पीक है, बड़ी खूबसूरत सी ये पीक है मानसरा में, और ये पहली बार है कि एक गो में कोई टीम गई है विंटर्स में और करके एक्सपीडिशन आई है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये मूसा का मुसल्ला ही क्यों। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जबरदस्त, आप सुनाए। ये मूसा का मुसल्ला आप 3 लोग गए थे सर की तरफ, बताएं कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? मूसा का मुसल्ला मानसरे की वन ऑफ द बहुत फेमस पीक में ये काउंट होती है। 4100 मीटर इसकी हाइट है, और विंटर में 1 गो में आज तक किसी ने सबमिट नहीं की। तो हम 3 दोस्त साथ गए थे, एक उसका दूसरे उनका ताल्लुक आसिफ अशूर, और गाजी से हैं वकास खान। हम तीनों ने परसों 1 गो में तकरीबन 18 घंटे में लगे गांव से मूसा का मुसल्ला सबमिट करके वापस हम। और ये हम आपकी इस वक्त वीडियो देख भी रहे हैं, जिस तरह ड्रोन शॉट आपने वहाँ से शेयर किया है, इट्स ब्यूटीफुल। क्या क्या नजर आता है आदिल वहाँ से?
मुझे तो बर्फ ही नजर आ रही है सिर्फ, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। कुछ पीक्स भी नजर आ रही हैं सबीन। यहाँ से नांगा पर्वत भी नजर आती है। अच्छा। जो और बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर पीक यहाँ से नजर आती है। नांगा पर्वत तो क्लियरली नजर आती है यहाँ से। अच्छा, वैसे भी देखिए कितना क्लियर विजुअल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, कितनी क्लैरिटी के साथ लकी थे कि क्लियर मौसम क्लियर तो मौसम क्लियर यही एक बड़ी बात। अच्छा जी साजिद, आपकी तरफ आते हैं, क्या आप बताएं जी रिसेंटली क्या किया और अब आगे क्या प्लान्स हैं? जी रिसेंटली मैंने जो इस साल स्प्रिंग और समर में काफ़ी अचीवमेंट्स किए। उसमें जो मेरी अचीवमेंट्स थी, जो एक ह्यूज अचीवमेंट्स, एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन मैंने क्लाइम किया, फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ। क्योंकि मेन चीज़ अभी क्लाइंबिंग में हम देखते हैं तो एक विद ऑक्सीजन क्लाइंबिंग होती है, एक सोलो हाइब्रिड और अल्पाइन स्टाइल में विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग होती है। तो मैं पर्सनली जो अपना सामान खुद कैरी करता हूँ और विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग करता हूँ। तो इस साल मैंने जो किया उसके बाद अन्नपूर्णा जो वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन है नेपाल में, उसको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया। और जून में मैंने नंगा पर्वत जो वर्ल्ड 9 हाईएस्ट माउंटेन है पाकिस्तान में, उसको क्लाइंब किया विदाउट ऑक्सीजन। फिर ब्रॉड पीक में गया, उसको भी अल्लाह के फजल करम से। अच्छा साजिद, ऐसे मुझे जिसा करे विदाउट ऑक्सीजन तो मुझे तो ऐसे थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रुकने में नजर आ रही होती है। ऐसे नहीं कहते कि प्रिकॉशंस जो है वो आपके साथ तो होने चाहिए हमेशा। और मतलब हम हमेशा से हमारे जो माउंटेनर्स हैं बड़ी ही दिलेरी का काम है कि वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एहतियात जरूरी नहीं होती कि विद ऑक्सीजन भी कर लें तो सर ही करनी है ना चोटी। जी इसमें क्योंकि विद हर स्पोर्ट का अपना एक लेवल होता है। आप विदाउट ऑक्सीजन करते हैं तो उसका एक अलग उसकी एक पहचान होती है, रिकॉग्निशन होती है। विद ऑक्सीजन क्लाइम करते हैं काफ़ी लोग, मोस्टली 99% लोग ही विद ऑक्सीजन क्लाइम करते हैं। तो स्पेशली जो माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग कम्युनिटी है और जो फॉरनर्स हैं, यूरोपियन और जो फॉरनर्स हैं, उसको विदाउट ऑक्सीजन आप क्लाइम करते हैं तो उसको एक रिकॉग्नाइज अचीवमेंट है ये आपकी, और आप तो कर सकते हैं जितनी प्रैक्टिस आपको माशाल्लाह हो गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम स्पेशली प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं तो बचपन से ही पहाड़ों में पैदा हुए हैं और इन्हीं माहौल में एक ट्रेनिंग्स भी अक्सर उस तरह की हुई है। और माशाल्लाह चुटकी बजाने का काम है, टेंशन की बात नहीं है। अल्लाह आपको महफूज रखे हमेशा। और थोड़ी सी बात अगर पहाड़ों की करते हैं, जब हम पहाड़ों के आलमी दिन की बात करें कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव इसको हम देखते हैं कि अगर आप फॉरेनर्स को भी यहाँ पर लेकर आए, जिस तरह आदिल को हम देखते भी रहते हैं कि फॉरेनर्स भी आते हैं, बहुत से लोगों को ट्रैकिंग पे लेकर जा रहे होते हैं। आदिल, ये शौक कैसे पैदा हुआ कि पहाड़ों की तरफ ही बस निकल पड़ना है? असल में खुद घूमने फिरने का बड़ा शौक था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इतना खुद घूमते हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनाए ताकि उसे देख के काफ़ी लोग अट्रैक्ट हों। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी उसके कैंपेन चलाई, खुद वीडियोस बनाने लगे तो काफ़ी फॉलोअर्स बढ़े। फिर लोगों ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमें भी घुमाने ले जाएं। तो इस तरह की सिलसिला स्टार्ट हो गया और अभी माशाल्लाह इस साल काफ़ी फॉरेनर्स आए थे घूमने फिरने, काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा वैसे साजिद आदिल, मैं दोनों से ये सवाल करना चाहूँगी कि आज जिस तरह हम एक थीम की भी बात करें, माहौलियाती उसकी भी बात कर रहे होते हैं पहाड़ों की, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा अपना जिस तरह एक्सपीरियंस रहा K2 बेस कैंप तक का, और मैंने ओवरऑल देखा तो वो एक बेसिकली एक क्लीन अप ड्राइव ही थी जो हमने की थी। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं गई मुझे लगा शायद कितने लोग वहाँ पर आते रहेंगे, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं, ट्रैक करना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी मिल रहे होते हैं, आपको लोकल लोग भी मिल रहे होते जा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मैंने गंदगी देखी कि लोग इन इलाकों में जाकर भी किस तरह से अपना कचरा, अपनी चीज़ें वहाँ पर छोड़कर वापस आ रहे होते हैं, ये किस तरह से हमारे पहाड़ों के माहौल को बेसिकली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनको ख़राब कर रहे होते हैं। जी इसमें बात करें तो रिसेंटली इस साल मैंने K2 क्लीन अप कैंपेन भी किया था जो वर्ल्ड 2nd हाईएस्ट माउंटेन है। तो मैं इसको प्रॉपर जो कैंपेन मैंने ही रन किया था। तो अक्सर लोग, हम स्पेशली माउंटेनर से एक माउंटेन में जाते हो काफ़ी चीज़ें लेके जाते हैं हम लोग, जो फूड कनस्टर है, टेंट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स। तो अक्सर उस तरह की कंडीशंस होते हैं कि बंदा अपनी जान की फिक्र में लग जाता है, तो काफ़ी चीज़ें उधर छूट जाती है। तो इसका प्रॉपर एक इशू चला है क्योंकि K2 को रिसेंटली ही जब मैंने जो कैंपेन रन किया उससे पहले वन ऑफ द डर्टीएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कह रहे थे कि माउंटेनर्स की यार इतना गंदा हो चुका है, इतनी चीज़ें हमने छोड़ के आए हैं। तो काफ़ी इशूज़ है, लेकिन प्रॉपर अभी हमारे जो माउंटेन एरियाज़ में कराक्रम जो CKNP है नेशनल पार्क, वो भी इस प्रॉपर जो क्लीन अप कैंपेन रन करते हैं। तो हम जैसे माउंटेनर्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद 10-15 साल के बाद एक क्लीन अप कैंपेन करते हैं। स्पेशली जो ओल्ड रोप्स हैं, जो हम ऊपर जो वेस्ट जो छोड़ के आते हैं, टेंट्स फटे पुराने, फूड कनस्टर, तो उनको प्रॉपर एक स्पेशलाइज जो माउंटेनर्स की टीम है उसको बनाते हैं, बना के 10-15 साल में एक दफ़ा उसको प्रॉपर एक क्लीन अप करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। वरना तो जितना ट्रैश वहाँ पर रह जाता है उससे ज़्यादा आपका माहौल मुतासिर होता है। आदिल, आपने क्या इस बारे में किया कि जब आप लोग जाते हैं किसी भी स्पॉट पर कि वहाँ की का हुस्न तबाह ना हो? बिल्कुल,
हमारी सर पहले कोशिश तो ये होती है कि हम ऑब्वियसली हम ट्रैकिंग करते हैं तो हमें पता है कि माहौल को गंदा नहीं करना, तो हमारे पास जो बैग होता है खाने पीने की जो भी आइटम्स होते हैं वापस उसी बैग में अगर हम ऊपर लेकर आ सकते हैं तो वापस नीचे भी लेकर जा सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि कहीं कोई चीज़ फेंक दे। बल्कि हम बाकायदा गुस्से से देवसाई में हम एक दफ़ा जा रहे थे, आगे गाड़ी थी तो उस बंदे ने प्रॉपर लेस का जो रैपर है वो गाड़ी से चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। हमने उसकी गाड़ी रोकी, उसे एजुकेट किया कि यार आप क्यों माहौल को ख़राब कर रहे हो। तो कोशिश करते हैं कि साथ साथ लोगों को भी एजुकेट किया जाए कि जो खाने की चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं प्लीज़ उसके रैपर को भी वापस लेकर। लेकिन आपने भी ये देखा एक स्पॉट अगर आपने मल्टीपल विजिट्स किए हों कि वो मुसलसल मुतासर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नहीं अब आगाही आ रही है, लोग अब जो जाते हैं टूरिस्ट जाते हैं वो बाकी सफाई का ख्याल रखते हैं? नहीं रखते। आप इसकी मिसाल मैं कुमराट वैली की दूंगा, जब वो फेमस हुई थी आपको पता है वो वीडियोस काफ़ी वायरल हुई थी, उसकी खूबसूरती जिन्होंने उस टाइम पे देखी और अभी आप जाके देखें तो वो कुमराट नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने एक तो हमारी मास टूरिज्म बहुत चली जाती है, जंगल काट देते हैं, होटल्स बना देते हैं, सफाई का फौरन डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, कोई पूछता ही नहीं है कि भाई आप इतने दरख्त काट रहे हो, आप क्यों बना रहे हो। थोड़ा कैंपिंग के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए उस जगह पे, लेकिन खूबसूरती सारी खत्म। आदिल पता है अक्सर औकात ना जब कोई नई जगह एक्सप्लोर हो जाती है तो एक तरफ खुशी भी हो रही होती है कि ठीक है हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम एक डर सा बैठ जाता है कि अब ये जगह ऐसी नहीं रहेगी, आप कुछ मंथ्स बाद देखेंगे, एक साल बाद देखेंगे, वो वाले हालात नहीं रहेंगे। बिल्कुल। लास्ट कमेंट कुछ आप जो देना चाहें साजिद पहाड़ों के आलमी दिन से मुतालिक? जी, स्पेशली आज जो 11 दिसंबर वर्ल्ड माउंटेन डे है, तो अल्लाह के फजल करम से जो माउंटेन्स दुनिया में पड़े जो हाईएस्ट माउंटेन्स है, फजल करम से काफ़ी एक अल्लाह की नियामत है कि हमारे मुल्क में भी इस तरह के पहाड़ के टू नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक और G1 G2 जैसे स्पेशली इनको प्रोटेक्ट करें और इस नेचर को एंजॉय करें और साथ साथ इसको प्रोटेक्ट करें। बहुत शुक्रिया साजिद, बहुत शुक्रिया आदिल। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।